तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पे काफी सारे रेगुलर सवाल रहते हैं। अभी रिसेंटली अप्रैल के इनके जो नया पोर्टफोलियो वो आया है उसको डिस्कस करेंगे, कैसा पोर्टफोलियो यहाँ पर है। और साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या वो इस कंपनी में जो ये फंड है ये अभी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और क्या चांसेस लग रहे हैं आने वाले टाइम में ये कितना इन्वेस्ट यहाँ पर रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट कर सकता है। पिछले 1 साल में 2 साल में काफी खराब परफॉर्मेंस रही है और हमेशा उम्मीद थी ऐसी फंड से कि कभी ना कभी तो खराब परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेने वाला फंड है। तो वॉलेटिलिटी रहती है, कोई साल अच्छा कोई साल बुरा, क्योंकि वही कंपनीज डबल ट्रिपल हो जाएंगी और उन्हीं कंपनीज में खराब परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकती है। तो एक बार क्विकली चलते हैं, देख लेते हैं कैसी रिटर्न्स हैं, कैसा परफॉर्मेंस अभी इसका ओवरऑल रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो पहले पोर्टफोलियो को ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे अप्रैल का पोर्टफोलियो, मार्च का और फरवरी का भी यहाँ पर है कि हम डिस्कस कर पाएंगे कितनी चेंजेस यहां पर देखने को मिले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 5-6 कंपनीज हैं जिसमें ये फंड ज्यादा अभी भरोसा करके चल रहा है, जिसमें से वारी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जीज, एयू स्मॉल फाइनेंस। इनमें इसने धीरे धीरे अपनी जो एलोकेशन है वो हर महीने ये बढ़ा रहा है। पहले कुछ एलोकेशन इसने अभी मार्च में ही नई इन्वेस्टमेंट की थी वारी एनर्जी और प्रीमियर में, और इस जो मंथ है इसमें उसने और फर्दर इसमें इंक्रीमेंट किया है। सिमिलरली आईडीएफसी फर्स्ट में भी अभी मार्च में ही खरीदा था, उसके बाद इंक्रीमेंट किया है यहाँ पर। इसके अलावा आईसीआईसी प्रूडेंशियल में भी काफी यहाँ पर मेजर खरीदारी चल रही है। पीबी फिनटेक, मैक्स हेल्थ केयर, इन कंपनीज में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा चल रही है। और उसके अलावा अगर हम बेचने की बात करते हैं तो कोफोर्ज, बिलियन बेयर, इसके अलावा एमसीएक्स जैसी जो कंपनीज हैं उनमें इन्होंने थोड़ा बहुत अपना हिस्सा बेचा है। कोई फ्रेश कंपनी को ऐड नहीं किया है, कोई कंपनी से कंप्लीट एग्जिट इस मंथ में नहीं किया है। अब दिक्कत सबसे बड़ी यहां पर क्या आती है इस फंड के साथ कि इनकी अगर आप टॉप 5-10 कंपनीज उठा के देखेंगे तो लगभग सारी कंपनीज इस वक्त खराब परफॉर्म कर रही है। कल्याण ज्वेलर्स 52 वीक लो पर चल रहा है, 197 में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। परसिस्टेंट सिस्टम 52 वीक लो पे, इटर्नल 52 वीक लो के आसपास, कोफोर्स 52 वीक लो के आसपास, भारतीय एयरटेल भी 52 वीक लो के आसपास है। ये 3-4 कंपनीज हैं, 5 कंपनीज हैं जिनमें अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। लगभग ये कंपनीज ने अभी अपने हाईस पे चल रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर डिक्सन टेक्नोलॉजीज 52 वीक लो पे आ जाती है। तो काफी सारी जो उनके पुरानी बेट्स थी वहां पर इनको परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है और पिछले 1-1.5-2 सालों से ही ये चीज देखने को मिली है। अब दिक्कत क्या हो रही है फंड के साथ कि ये फंड इन कंपनीज से बाहर नहीं निकल पा रहा है, या फिर नई कंपनीज ऐसी कोई ढूंढ नहीं पा रहे हैं जहां पर वो रिटर्न्स आ जाए। ऐसे में थोड़ा जो अभी पिछले 1-1.5 साल में मार्केट की कंडीशंस है उसमें ज्यादा अच्छे फंड्स वो चलते हैं जो कम रिस्क लेते हैं, लेकिन ऐसे फंड जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, जो मल्टी बैगर फंड कंपनीज ही ढूंढ रहे हैं, 20-25 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे में ये मार्केट कंडीशन काफी खराब रहती है। तो इसलिए ये परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अगर हम इनकी ओवरऑल रिस्क रेशियोज वगैरह पे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 84% का है। एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 36,000 करोड़ का हो चुका है। तो काफी सारे लोग यहाँ पर भर भर के पैसा इसमें लगा रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 20 के आसपास है, यानी कि ठीक है, अभी भी इन कंडीशन में भी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो की जो प्राइस टू अर्निंग है वो 46 के आसपास है, जो दिखा रहा है कि हाई ग्रोथ कंपनीज में ज्यादा पैसा ये इन्वेस्ट करता है एज अगेंस्ट बेंचमार्क प्राइस टू अर्निंग ऑफ 33 के आसपास। तो 33 से 46 के जो ये 13 की प्राइस टू अर्निंग का फर्क है, ये एक मेजर ऐसी मार्केट कंडीशंस में इंपैक्ट डालता है। एसेट एलोकेशन में मिड कैप में 76% पैसा है और अब लार्ज कैप में भी 24% पैसा इसने डाला है। वो धीरे धीरे इस फंड ने अपनी एलोकेशंस को थोड़ा बहुत चेंज किया है, उसके हिसाब से ये अभी एलोकेशंस में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम रिटर्न्स की यहां पर बात करते हैं तो देखिए रिटर्न्स कुछ खास नहीं नजर आई है। 1 महीने में बात करें या 1 साल में, 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, इवन 3 साल में अब जो इनकी परफॉर्मेंस है वो खराब होने लगी है। पिछले 2 साल में जो इनकी अंडर परफॉर्मेंस आई है उसने जो पिछले 3-4 सालों की मेहनत थी, 2024, 23, 22, 21, ये 4 साल में ये फंड ने आउट परफॉर्म किया था मार्केट को। लेकिन साथ में ये फंड के साथ यही दिक्कत सबसे बड़ी रही है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल फंड है। ये आप यहां से भी समझ सकते हैं, 2020 में सबसे खराब परफॉर्मेंस वाला फंड था, 2021 से 24 बहुत शानदार रिटर्न्स थी, 2025 और अब 2026 ये 2 साल में फिर से ये सबसे खराब रिटर्न्स
रिटर्न्स देने वाला फंड बन गया है। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल फंड ये रहता है, ये एक बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर इस फंड में आपको नजर आएगी। अब साथ में दिक्कत दूसरी क्या है कि पहले जो थे फंड में एक लिमिटेड मैनेजर थे, निकेत शाह जी इस फंड को मैनेज कर रहे थे और उन्होंने इस परफॉर्मेंस को इतना ऊपर लेके गए थे। अभी उन्होंने अपने इस फंड से वो निकल गए, उनका प्रमोशन हो गया था, तो अब 5 नए मैनेजर्स इस फंड में आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर राकेश शेट्टी, अजय खंडेलवाल, स्वप्निल, अंकित अग्रवाल, वरुण शर्मा, तो काफी सारे फंड मैनेजर्स ने इस फंड को ज्वाइन कर लिया है। तो पहले 1-2 फंड्स को मैनेज कर रहे थे फंड मैनेजर, अब 5 फंड मैनेजर्स उसी फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर फंड मैनेजर्स भी आ गए हैं, आपकी एक्सपेंस रेशियोज भी बढ़ गई हैं इस फंड में, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इस फंड के साथ होती हुई नजर आ रही है। और ओवरऑल दिक्कत यहाँ पर यही है कि ये फंड हमेशा से ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड रहा है, ज्यादा वॉलेटाइल फंड रहा है। और ऐसे जो फंड्स होते हैं जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, वो ऐसी मार्केट कंडीशन में जहां पर किसी तरीके से पोर्टफोलियो को बचाना होता है, अपनी रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करना होता है, ऐसी मार्केट सिनेरियो में ये फंड सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और यही इस फंड के साथ होते हुए नजर आ रहा है कि ये फंड सर्वाइव नहीं कर पा रहा है इस मार्केट कंडीशन को। हालांकि इन्वेस्टर्स अभी भी इस फंड में काफी अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन अभी इस फंड में रिटर्न्स आना अभी नियर टर्म में भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जब तक मार्केट में रिकवरी नहीं आती है, क्योंकि जो काफी सारी कंपनीज हैं जिसपे इसने भरोसा किया तो उनके सिनेरियो चेंज हो गए हैं। कल्याण ज्वेलर्स में रिटर्न्स नहीं है, इसके अलावा आप देख रहे हैं 197 इंटरनल, ये वाली जो कंपनीज थी, ये जो सेक्शन था इंटरनेट कंपनीज का, ये आजकल अब ये ट्रेंड से चली गई हैं, इनकी वैल्यूएशंस अभी भी हाई है, प्रॉफिट्स उतने नहीं है, तो इसलिए इन कंपनीज में रिटर्न्स नहीं आ रहा है। आईटी सेक्टर में इन्होंने कोफोर्स परसिस्टेंट में लगाए हुए, आईटी सेक्टर में नेगेटिविटी बनी हुई है, तो इसलिए कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी वजह से इसके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट आ रहा है। अब फंड मैनेजर्स चेंज हुए हैं तो उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की है, नई कंपनीज को ऐड किया है, जैसे कि एनर्जी कंपनीज को, बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक को, एयू स्मॉल फाइनेंस को ऐड किया है, लेकिन वहां से भी अभी उस लेवल के रिटर्न्स नहीं आ रही है। थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि एक तो पोर्टफोलियो भी कंसंट्रेटेड है, अगर इनकी 25 कंपनीज हैं टोटल पोर्टफोलियो में, उसमें से 5 टॉप की 5 कंपनीज ही नहीं चलेगी, तो उसके बाद रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी फंड्स में यही एक्सपेक्टेशन हमेशा से रहती है, और इसलिए हम जब भी बात करते हैं कि रिस्क क्या है इन कंपनीज में फंड्स में इन्वेस्ट करने का, तो वो सबसे बड़ा रिस्क ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने का यही होता है कि जब रिटर्न्स नहीं आती है तो बिल्कुल रिटर्न्स नहीं आती है, नेगेटिव रिटर्न्स चली जाती हैं, और जब रिटर्न्स आती हैं तो पैसा डबल भी कर देते हैं। तो यही रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो इस फंड के साथ बने रहिएगा। अगर आप इतने बड़े रिस्क को लेने को तैयार नहीं है तो आप इस फंड से जरूर एग्जिट करने के बारे में सोचिएगा। ये फंड हमेशा ऐसे ही चलने वाला है, कभी बहुत ज्यादा रिटर्न्स, कभी बहुत खराब रिटर्न्स, और वो वॉलेटिलिटी के लिए अगर आप तैयार हैं तो ही ऐसे फंड में इन्वेस्ट करिएगा। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।